What is meant by a prism? Prism is again a transparent medium. ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक तरफ से रेज एंटर होती है और दूसरी तरफ से बाहर निकलती है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये हमने इस तरह का बनाया, ये जैसे ही झोपड़ी की छत होती है ऐसे और ऐसे, और ये पूरा इसमें ग्लास है या कोई भी मीडियम है जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसमें जो रेज आएगी वो रेज यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से निकलेगी। तो इस प्रिज्म में टोटल कितनी सरफेसेस हैं? 1 2 3 4 5। इस 5 में से रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसको बोलेंगे? द वन वेयर वी हैव इंसिडेंट रे एंड द वन वेयर वी हैव द रिफ्रैक्टेड रे, आउटगोइंग रे। तो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और प्रिज्म बनाने की हमारी कंडीशन है दैट द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस शुड बी प्लेन एंड दे शुड हैव ए एंगल बिटवीन देम, देन इट इज नोन एज प्रिज्म। अगर मैंने इसको ऐसा बनाया और नीचे से ऐसा गोल कर दिया, डज नॉट मैटर, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो ये है, दोनों प्लेन है और एक दूसरे पे एंगल बनाती है। इधर से हम इसको ऐसा तोड़ दें, ये कोना टूट जाए, कहीं से गोल हो जाए, डज नॉट मैटर। हमारा क्या है निष्कर्ष? ये दोनों प्लेन और एंगल, दैट शुड बी देयर। सो दिस इज ए प्रिज्म। ये हम उसको सामने से देख रहे हैं, कट ऑफ ए प्रिज्म इज दिस, ऐसा पूरा फैला हुआ है। ओके, ये इस तरह का फैला हुआ है और जब हम सामने से देखेंगे तो हमको ये ऐसा दिखेगा। इट मींस इट हैज ए फुल सरफेस हियर। ओके, अगर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है एंड दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम इज लाइक दिस, यहां से रे एंटर करती है और यहां से निकल जाती है, कैन वी कॉल इट ए प्रिज्म? इट इज ए प्रिज्म। क्यों? दो सरफेस, वो वाली सरफेस को देखिए जिन पर इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है लाइट रे और ये यहां से आउटगोइंग हो रही है। ये दोनों सरफेस प्लेन है कि नहीं है? एक दूसरे से एंगल बनाती है कि नहीं है? दे आर नॉट पैरेलल, देयरफॉर इट इज ए प्रिज्म। समझ आया? तो यहां से आपने इसको ऐसा बनाया या नहीं बनाया, दैट हार्डली मैटर्स। उसी तरह से अगर यहां से हम इसको तोड़ दें एंड इट बिकम्स लाइक दिस, दैट्स नॉट मैटर, क्योंकि हमको सिर्फ दो सरफेसेस से मतलब है और उनका हमने नाम क्या रखा है? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एट एंगल और प्लेन है देन इट इज ए प्रिज्म। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। Let us see, this is a prism and this is medium 1, this is medium 2 and again this is medium 1. When it is here, the incident ray, there will be refraction at the interface. और रिफ्रैक्शन की शर्त क्या है? रेयर टू डेंसर में it will bend toward normal. So we must make a normal here. तो यहाँ पर हमने ये एक नॉर्मल बनाया। ओके, मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ so that we will have to calculate the angles और फिर बीच में दिखेंगे नहीं हमको। Here is the incident ray और यहाँ पर ये इस इंटरफेस पे ये नॉर्मल है। N1 okay, this was the original direction of the ray. यहाँ पर बीच में हमने प्रिज्म रख दिया। इस प्रिज्म के रखने के कारण यहाँ मीडियम चेंज हो गया, मीडियम 1 to medium 2, there will be refraction and it will bend towards normal. So this bend towards normal like this. This has bent towards normal.
Okay. Now here again it is medium 2 to medium 1. मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए रिफ्रैक्शन होगा. So on this refraction, how it will bend towards normal ki away from normal? Away from normal because it is denser to rarer. So यहाँ पर हमें फिर से normal चाहिए. This normal will not do for this refraction. तो इस point पे हमने normal बनाया and that normal is this. Okay, again this is normal N2. Now इसको इस डायरेक्शन में जाना था and it will bend away from the normal. Away from the normal में मुझे बताइए ऊपर जाएगी कि नीचे? नीचे. Yes, you're right, नीचे. तो away from normal, ये normal के इधर जाएगी तो इसके पास हो जाएगी, इधर जाएगी तो दूर जाएगी. So it moves away from normal and it goes like this. So this P, Q, R, S. P, Q, R, S is the path of the ray in a prism. तो इस प्रिज्म में ये वाली जो सरफेस है इसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं, we can call it base. और ये वाला जो एंगल है जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच बनेगा, ये वाला कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. ओके, दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म. तो प्रिज्म के रिफ्रैक्शन में जब भी आप बनाएंगे और देखेंगे दिस रे विच इज इंसिडेंट रे, ओके, एंड दिस इज आउटगोइंग रे. इंसिडेंट रे से आउटगोइंग रे की डायरेक्शन अलग है, तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहेंगे? ये देखिए, ये डायरेक्शन है आउटगोइंग रे की, दिस. ये डायरेक्शन किसकी है? इनकमिंग रे, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आउटगोइंग रे. और ये इतनी मुड़ चुकी है, ये डायरेक्शन से इतनी मुड़ी है तो इस डायरेक्शन में आएगी. तो ये वाली जो रे आउटगोइंग रे है, इतना मुड़ना, उसको हम बोलते हैं डेविएशन. डेविएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ बाय सो मच एंगल. तो डेविएशन को किस लैंग्वेज में नापा जाएगा? एंगल के लैंग्वेज में. एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, और इसके लिए हमने यूज किया डेल्टा. सो डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, अच्छा फिर से देखिए, यहां से ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस I1. और ये रिफ्रैक्शन हुआ, ये नॉर्मल है, इसलिए ये वाला एंगल क्या होगा? R1. ठीक, अब मुझे इनके नाम रखने हैं, इधर वाले एंगल्स के. तो इन एंगल्स के नाम यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है. तो अगर मैं इनके नाम फिर से I और R रखूंगा, तो I कहाँ हो जाएगा? कौन से मीडियम में? मीडियम नंबर 2. और R किस में हो जाएगा? मीडियम नंबर 1. आई डोंट वांट दैट. उसमें कंफ्यूजन होगा कि R मीडियम 2 के एंगल्स है कि मीडियम 1 के एंगल है. I किसके हैं? सो व्हाट डू आई डू? इसमें जो एक रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल वी अप्लाई. If the ray is going in this way, then how it will behave? Same way it will go. In that case, what will be this angle with the normal? I.
पर ये I इसके बराबर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है। So we call it I2. Okay, then it went toward it. This is normal. So how much is this angle? R2. Okay, so I1 I2 किस मीडियम में है? मीडियम 1 में, और R1 R2 किस में है? मीडियम 2। Okay, now we have to make the relations. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। थोड़े से एंगल के रिलेशन देखिए मैथमेटिकली। इस पॉइंट को हमने एक नाम दे दिया O। कैन यू सी ट्रायंगल QRO? QRO तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। So R1 plus R2 plus O is equal to 180. Angle R1 plus R2 plus O is equal to 180. अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाता हूं। A, Q, O, R and A। A, Q, O, R and A। इसमें ये एंगल कितना है? 90, बिकॉज दिस इज नॉर्मल। ये एंगल भी कितना है? 90। ठीक है, therefore the sum of angle A and angle O कितना होगा? 180। ओके, दिस। सो अब मैं इसको लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन आप यहां डाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल कौन सा लिया था हमने? A Q O R। ओके, ये हो गया 180। नाउ दिस, व्हाट डज इट गिव अस? एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। दिस इज अवर वन रिलेशन। ठीक है, अब सेकेंड रिलेशन देखते हैं। डेल्टा किसके बराबर है? एंगल ऑफ रेडिएशन डेल्टा। ये दिस डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल कितना है? I1। इसलिए ये टोटल कितना है? I1। उसमें से R1 को माइनस किया तो ये कितना बचा? I1 माइनस R1। ये वाला एंगल बताइए I2, तो ये पूरा कितना है? I2। उसमें से R2 को माइनस कर दिया, सो दिस इज I2 माइनस R2। I2 माइनस R2 इधर और I1 माइनस R1 इधर। तो डेल्टा किसके बराबर हुआ? डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज एक्सटर्नल एंगल, सो दिस इज I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। Okay, so delta is equal to I1 plus I2 minus R1 plus R2, R1 plus R2 minus 8। ये एक और रिलेशन आ गया, डेल्टा A इनके बीच।
और रिलेशन भी हम इसमें निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू is equal to sin I upon sin R. For small angle, sin I is equal to angle I. So this is I upon R. R को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, so I1 is equal to mu into R1. Similarly, I2 is equal to mu into R2. ये दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 2 में यहाँ रख देते हैं. Therefore, equation 2. Delta is equal to I1 plus I2 mu R1 plus R2 minus A. So this is equal to mu into R1 plus R2 is again equal to A minus A. So delta is equal to A mu minus 1. So this is the relation between deviation. एक प्रिज्म में कितना डेविएशन होगा, ये कौन सी दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोड़ने की ताकत कितनी, दो बार इसने मोड़ा है तो नेचुरली मोड़ने की ताकत इसकी काम आएगी. म्यू इज इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग इज ए इज इंपॉर्टेंट. जितना ये एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होता जाएगा उतना उसका डेविएशन ज्यादा होता जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा. लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इक्वेशन को यूज करके अगर आपने कोई सॉल्यूशन निकालना है, देन देयर इज ए कंडीशन गिवन. अगर वो कंडीशन मीट आउट हो रही है तब आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं. और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि आपने साइन आई को आई कैसे मान लिया? फॉर दैट इज द कंडीशन. ये फॉर्मूला कब लगेगा? फॉर small angles. For small angles I and R. तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं. लार्ज एंगल्स होंगे then it is not applicable. लार्ज एंगल्स के लिए हम लोग फिर कुछ और लगाएंगे, जो भी करेंगे, पर ये सिर्फ स्मॉल एंगल्स के लिए है. ओके. सो जैसे जैसे एंगल बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट इसका एरोनियस होता जाएगा. थोड़ी थोड़ी एरर आनी शुरू हो जाएगी. काम तो करेगा लेकिन उसमें एरर बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. सो दीज आर दी थ्री इक्वेशंस फॉर द प्रिज्म. और यही तीन इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे. प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू, ओके, ये हो गया डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म. इसमें आप देखेंगे तीन फॉर्मूले हमने अलग अलग क्यों बनाए. म्यू कितने फॉर्मूला में आया है? ए. I1 I2 ए, R1 R2 ए. तो जब हमारा न्यूमेरिकल आएगा तो हम ये चेक करेंगे कि न्यूमेरिकल में हमारे गिवन क्वांटिटी I है, म्यू है या R है. जैसी क्वांटिटी होगी वैसा इक्वेशन यूज कर लेंगे. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन these relations.
Okay, now we go for next, that is what is meant by how the deviation behaves and what is meant by minimum deviation in a prism. Minimum deviation in a prism. ओके, मिनिमम डेविएशन इन ए प्रिज्म, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। डेविएशन का एंगल कैसे नापा जाता है? आंसर है जो रे इनकमिंग है और जो रे आउटगोइंग है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, यहां पर हमने क्या किया, एक प्रिज्म को लेके उसमें एंगल ऑफ डेविएशन को हम चेंज करते चले गए। ग्रेजुअली वी स्टार्टेड इंक्रीजिंग इट। ओके, तो यहां पर हमने एक प्रिज्म रखा, लेट्स कीप इट दिस वे। This is the prism and this is angle A. Here is the base. Okay. यहां पर ये नॉर्मल है। ओके, इधर से हमने इंसिडेंट रे भेजनी शुरू की। ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस I। यहां पर हमने भेजा और हमको मालूम है कि रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन होगा और डेविएशन होके रे किस तरफ मुड़ती है? टुवर्ड्स बेस। Base is on this side, so it is going here, then it turns here, and after this turning, it again turns this way, then it goes this way, and it turns this way. This is 1 and this is 1. इसको हमने एक्सटेंड किया like this और इसको एक्सटेंड किया। ये वाला जो एंगल बना, इस एंगल को हमने कहा डेल्टा 1। अब हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इस एंगल I1 को इंक्रीज कर दिया। I1 को इंक्रीज करके यहां से हमने भेजा। यहां से भेजा तो हम क्या देखते हैं कि ये ऐसा गया और ये यहां से इस तरह से 2, ये नॉर्मल है ऑन दिस सरफेस N2, और ये हमारा एंगल, ये वाला एंगल, ये कितना बना? डेल्टा 2। ये वाला एंगल कितना था? डेल्टा 1। दिस इज एंगल डेल्टा 2। I को हमने क्या किया? I1 को इंक्रीज करके I2। What we are doing with the I? Increasing. What is happening with this? Decreasing. एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है। फिर हमने इसको और इंक्रीज किया। अब हमने यहां से रे को भेजा एंड दिस I3 इज लार्जर। फिर हम क्या देखते हैं कि ये यहां पर ऐसे आ गया 3, दिस इज 3। ये एंगल है डेल्टा 3। ये कैसा हो गया? छोटा हो गया। So when incident angle is increased, then angle of deviation decrease. ये समझ आ गया? फिर हमने और इसको बढ़ाया। Now this is angle, this is ray number 4। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि ये रे नंबर 4 में ये और डिक्रीज नहीं होता। तो रे नंबर 4 निकल के कहां जाती है? तो हमारा आंसर है ऐसे आई, इसमें से गई और यहां चली गई रे नंबर 4, और ये बना डेल्टा 4। नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू डेल्टा? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग।
आई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, ये आई भी इंक्रीज हो गया, दिस इज I4, लेकिन डेल्टा भी क्या हो गया, इंक्रीज। फिर हमने एक और बनाया दिस इज I5, ये इतना बड़ा I5, और अब हम देखते हैं कि ये ऐसा आ गया 5 4 5, तो ये 5 का अब डेल्टा कैसा हो गया, इंक्रीज, I इज इंक्रीज। तो ये किस तरह का बिहेवियर है, ये प्रिज्म का बिहेवियर को सोचिए। I is gradually increasing. What is happening to delta? The answer, the delta first decrease, then it increase. ये होता है डेल्टा का बिहेवियर। ये डिक्रीज होते 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 एक मिनिमम वैल्यू पर आएगा, और उसके बाद में क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो जो मिनिमम वैल्यू होगी वहां पर हमने सेटिंग कर दी, इसकी वहां सेट करके रख दिया। जिस समय हमने इसको वहां सेट करके रखा, उस समय हमारा प्रिज्म किस पोजीशन में सेट है, मिनिमम डेविएशन इन ए प्रिज्म, उस पोजीशन में वो सेट है। उसमें हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू दी, उस आई की वैल्यू से कुछ डेविएशन हुआ, और उस डेविएशन की वैल्यू कैसी है, मिनिमम। यानी अगर हम उस आई से, जैसे 3 पर मिनिमम हुआ, अगर 3 से हमने इंसिडेंट रे 2 की तो ये किधर जाएगा, 2। अगर हमने 3 से 4 की तो ये किधर जाएगा, 4। दोनों केस में ये बेस की तरफ ही जाएगा, बढ़ेगा ही, भले हम इंसिडेंट रे को कम करें, भले इंसिडेंट रे को ज्यादा। तो इसका जो करेस्पॉन्डिंग ये वाला जो डेल्टा 3 यहां बना है, ये क्या कहलाएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस प्रिज्म। ये होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इज द प्रोसेस क्लियर टू यू? ओके, नाउ वी विल राइट इट इन द वर्ड्स what is meant by minimum deviation in a prism. If angle of incidence is gradually increased, then angle of deviation first increase and then decrease. The minimum value of angle of deviation is minimum deviation by the prism. This is minimum deviation, और ये प्रिज्म की सेटिंग मिनिमम डेविएशन के लिए। अब इस मिनिमम डेविएशन सेटिंग में हमने कुछ और स्पेशल चीज देखी। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चीज देखिए, अगर हमने अपने प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में सेट किया तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वो क्वालिटी ये होती है कि उस समय ऑटोमेटिकली R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है और I1 इज इक्वल टू I2 हो जाता है। ये वाला एंगल I और ये एंगल I, दोनों की वैल्यू एक समान हो जाएगी, और ये एंगल R और ये भी R, इनकी वैल्यू भी एक समान हो जाएगी। ये कब होता है?
इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये याद रखिएगा क्योंकि ये इतना छोटा सा पॉइंट है, ये कॉग्निटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आ सकता है। वंस दे राइट द वर्ड दैट देयर इज ए मिनिमम डेविएशन, तो इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे? एंगल, हाँ यस, ये, और इसमें क्या हो जाएगा? 2i माइनस a, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे फैक्ट को लिख लेते हैं। ओके, इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑब्जर्व्ड इट कि जिस समय ये मिनिमम डेविएशन होता है उस समय ये वाली कंडीशन हमको मिलती है। ठीक है, ओके। अगर ऐसा हमें ये कंडीशन मिलेगी तो म्यू की वैल्यू हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह से? देखिए, देन म्यू इज इक्वल टू sin I upon sin R। sin I की वैल्यू निकालते हैं। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर देखिए, अगर ये डेल्टा मिनिमम है, we will write it delta m for minimum deviation is equal to I1 I2 दोनों कितने होते हैं? I minus then how much I is equal to, इसको इधर ले आए, delta minimum plus A divided by 2, this is I, and how much will be R? ये भी R हो गया, ये भी R हो गया, so A is equal to 2R, so angle R is equal to A by 2। ये आ गया in the condition of minimum deviation। In the condition of minimum deviation, ओके, इस वैल्यू को हमने यहां रख दिया। तो म्यू की वैल्यू वी गॉट म्यू इज इक्वल टू साइन, हाउ मच इज आई इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। सो दिस इज अवर रिलेशन ऑफ mu A and delta F। It is a special relationship और इसी से ही हम मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैब में निकालते हैं। और लैब में आपने ये टेक्निक की हुई है, अलग अलग आई बनाते हैं और उनके अलग अलग डेल्टा बनाते हैं। जब अलग अलग आई का अलग अलग डेल्टा बनाते हैं तो उससे डेल्टा एम कैसे निकलता है उसका हम एक ग्राफ बनाते हैं। वो जो ग्राफ बनेगा, देखिए वो ग्राफ इस तरह का होगा, आई एंड डेल्टा। I1 की वैल्यू के लिए डेल्टा की एक वैल्यू आएगी एंड वी गेट इट हियर। I2 के लिए डेल्टा की एक वैल्यू आएगी, I3 के लिए एक वैल्यू, I4 के लिए एक वैल्यू, I5 के लिए फिर से डेल्टा बढ़ेगा। ये हमारी वैल्यूज आई, I को बढ़ाते गए हैं, डेल्टा पहले कम हुआ,
फिर डेल्टा बढ़ गया। ये जो हमारे पॉइंट्स आएंगे लैब में भी आप इसको निकालेंगे। इन पॉइंट्स को जब आपस में जोड़ेंगे देन डोंट जॉइन देम विद द स्ट्रेट लाइंस, इट शुड बी ए कर्व एंड दैट शुड आल्सो बी ए स्मूथ कर्व। लाइक दिस। ये जो आप स्मूथ कर्व बनाएंगे इसमें आप क्या देखेंगे कि इसका जो बॉटम है वो आपकी रीडिंग से नीचे भी जा सकता है, नॉर्मली जाता है। हमने कम से कम ये रीडिंग ली थी या हमने कम से कम ये रीडिंग ली थी, ये रीडिंग हमने नहीं ली थी, लेकिन जब आप कर्व बनाएंगे तो ये थोड़ा सा नीचे और डिप करेगा एंड दिस इज टू बी टेकन एज डेल्टा एम। तो हम इसमें से 1 2 3 4 5 इसमें से डेल्टा एम नहीं चुनते, इन पांचों को लेके हम ये कर्व बनाते हैं और इस कर्व का बॉटम जहां पर आएगा वो पॉइंट इन दोनों से भी नीचे हो सकता है, क्योंकि ऐसा सीधा नहीं ले जाना है हमको। दिस इज नॉट अलाउड। ये कैसा होना चाहिए? स्मूथ कर्व होना चाहिए। एंड व्हेन वी ड्रॉ अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व तो हम देखेंगे इसका जो नीचे की नोक है वो और नीचे तक चली गई कॉर्नर। ये वैल्यू हमको क्या देती है? डेल्टा एम। ओके, ये डेल्टा एम की वैल्यू हमको यहां पर यूज करनी है। दिस, so this is the graph between delta and I, and this you will make finally tabulation जो आप करेंगे अलग अलग क्वेश्चन बना के करेंगे। So this is how we use the prism. इस प्रिज्म से किसका व्यू निकलेगा? मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, वो क्या है? ग्लास। अब देखिए एक प्रिज्म हम बनाते हैं, उसमें हमने एक लिए ग्लास के पैनल्स, ग्लास की प्लेट, जो हमारा विंडो का ग्लास आता है वो ग्लास को लेके हमने प्रिज्म बनाया इस तरह से। ये all the walls of the 5 walls of the prism are made by the window glass। ये बनाने के बाद इसके अंदर क्या है? एयर। यहां पर हमने एक होल छोड़ दिया कहीं पर भी और इस होल से इसमें लिक्विड डाल दिया एंड वी फिल्ड इट विद केरोसिन ऑयल और वी फिल्ड इट विद वाटर। अब अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, इसमें वाटर फिल्ड है और ये एक्सपेरिमेंट से फिर से हमने निकाला डेल्टा एम, डेल्टा एम निकाला और इससे म्यू निकाला, तो वो म्यू किसका? ग्लास का कि वाटर? वाटर का। क्यों? ग्लास का क्यों नहीं है? दोनों तरफ ग्लास है। रिफ्रैक्शन ग्लास के थ्रू नहीं हो रहा। नहीं, इसमें एक बहुत बारीक चीज है, समझिए। ग्लास की दोनों सरफेसेस आपस में पैरेलल है कि एंगुलर है? नो, ग्लास, एक विंडो ग्लास हमने यहां पर लगाया ऐसे, ये दोनों सरफेस कैसी है? पैरेलल। विल इट डू एनी डेविएशन? नो, बिकॉज इट इज नॉट ए प्रिज्म। ऐसे ही हमने यहां पे लगाया, दिस इज अगेन स्लैब। स्लैब कोई डेविएशन करता है? नहीं करता। थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट करेगा और इसकी थिकनेस इतनी कम है कि वो भी नहीं करेगा। तो ये वाला ग्लास और ये वाला ग्लास कुछ भी डेविएशन नहीं कर पाते, क्योंकि ये कैसी सरफेसेस हैं? पैरेलल। अब इसके अंदर जो पानी भरा है उस वो भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उस वाटर की सरफेस को देखिए, ये वाटर की एक सरफेस है और ये वाटर की दूसरी सरफेस है। इन दोनों सरफेस की शेप कैसी है? प्लेन, एंड दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये क्या कर सकती हैं? डेविएशन। तो डेविएशन किसका काम है करना? when where there is a transparent medium having two plane surfaces inclined to each other। ये कंडीशन यहाँ ग्लास फुलफिल करता है कि वाटर? वाटर। इसलिए ये म्यू किसका निकलेगा? वाटर का। फिर हमने उसको खाली किया, उसकी जगह केरोसिन ऑयल भरा, फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया, अब म्यू किसका निकला? तो ये वाला एक प्रिज्म
हर लैब में होता है। एंड दिस प्रिज्म वी यूज टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स। ठीक है, जिस लिक्विड का निकालना है, पेट्रोल का, केरोसिन का, डीजल का, जिसका भी निकाल, वो इसमें डालेंगे और इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे और डेल्टा एम निकाल के वी विल फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, सो दिस आर दी प्रिज्म। अब यहाँ आज इतने ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल डू फॉर dispersion of light, 7 colors.